रहीम। काश्तकार भाइयों, आपको मालूम है कि मकई की फसल पर जो है फाल आर्मी वर्म का हमला बहुत शदीद हो रहा है और ख़ास तौर पे जो मौसमी मकई है इस पे इसके हमले की शिद्दत भी वो ज़्यादा होती है। तो आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज मेरे साथ मौजूद हैं अमजद ख़ान साहब, जो कि एंटोमोलॉजिस्ट हैं और ज़रई तहकीकाती इदारा मकई जवार बाजरा यूसुफ वाला साहिवाल में बतौर एंटोमोलॉजिस्ट सीनियर साइंटिस्ट अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं इनसे जो है इस फाल आर्मी वर्म की बेहतरीन और मौसर तरीन मैनेजमेंट के बारे में गुफ्तगू करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, यकीनन आपके लिए जो है इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सीखने की होंगी और आप उसको इस सुंडी को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ख़ान साहब, आप ये बताइए कि ये जो सुंडी है इसकी पहचान करनी हो फील्ड में कि इसका हमला हुआ है, तो उसके चंद पॉइंट्स हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सुंडी है तो एक आर्मी वर्म की किस्म है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इसकी जिस्म की ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए ये पत्तों को बहुत ज़्यादा खाती है। और ये शुरू में तो सिर्फ पत्ते ही होते हैं तो उन्हीं को खाती है, जबकि बोरर जो है वो पत्तों को नहीं खाता या ना होने के बराबर खाता है, वो चला जाता है उसके अंदर, बॉडी के अंदर चला जाता है और तो वो अंदर बोरिंग करके वो खाता है डेलिकेट टिश्यूज़ को। तो रही बात इसकी, ये बाहर से ही खाता है। दिन को सारा दिन ये सुंडी गुजारती है पत्तों के जो वर्ल है या जिसको कहते हैं घेरा पत्तों का, उसके अंदर बैठ के खाती रहती है, रात को बाहर निकल के खाती है। बाकी इसकी अगर जिस्म की लिहाज से पहचान देखना चाहें तो वो ये है कि उसकी जिस्म के ऊपर दो चीज़ें हैं जो किसान भाइयों के लिए ज़्यादा आसानी से आप पहचान सकते हैं। एक ये है कि उसके सर को देखें तो सर के ऊपर ऐसे उल्टा वाई का निशान होता है, सीधे ऐसे जैसे वो ग्लेल नहीं होती, इस तरह नीचे को बने होते हैं, दो लाइनें बनी होती हैं। वाई अंग्रेज़ी का जो हरफ है ना वाई, उसकी तरह का ये होता है उल्टा वाई। तो इसका रंग मुख्तलिफ हो सकता है, ग्रे या हल्का वाइट या येलोइश हो सकता है। तो दूसरी ये पहचान है कि इसके आप जिस्म के ऊपर पूरे के ऊपर देखें तो वो डॉट डॉट नज़र आएंगे, 3 नुक्ते नज़र आएंगे। वो हर सेगमेंट के ऊपर 4 नुक्ते होते हैं, लेकिन एंड वाला जो है ना हिस्सा जिस्म का ऊपर वाला आखिरी हिस्सा जो है उसके ऊपर 4 नुक्ते होते हैं, इस तरह जैसे वो स्केयर या एक मुरब्बा की शक्ल के कोने हों, इस तरह 4 वो नुक्ते होते हैं। ये मेन 2 निशानी हैं। तो आप इसके खाने के अंदाज से भी पता लगा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा खाया हुआ है और बाहर ही उसका एक्सक्रीटा या बीठें शीठें जो जिसको कहते हैं वो पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा गंद मारा हुआ है पौधे पे, तो फिर भी आप इजीली समझ सकते हैं कि ये फाल आर्मी वर्म का ही अटैक है। जी अच्छा, ख़ान साहब ये बताइए कि ये जो सुंडी है ये पौधे के किस मरला बढ़ोतरी पे इसका जो अटैक जो वो शुरू हो जाता है? जो मैंने देखा है ये है कि जो ही फसल हम काश्त करते हैं, पौधे निकलते ही हैं ना ज़मीन से, तो ये इसकी एग लेइंग शुरू हो जाती है और एग लेइंग के बाद चंद दिन के बाद इसकी सुंडियां निकल आती हैं और वो छोटे पौधों को ही खाना शुरू कर देती हैं, चंद दिनों के पौधों को ही खाना शुरू कर देती हैं। तो ज़्यादातर ये हफ्ते 10 दिन के पौधों के ऊपर ये इसका अगर पत्ते कटे नज़र आ रहे हैं या उसके अंदर वो विंडो पैन्स नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब समझें कि उसका अटैक शुरू हो गया है। तो इसका अटैक नज़र आते ही आपने मैनेजमेंट की तरफ जाना है, आपने इंतज़ार नहीं करना किसी किस्म का भी, फौरी आपने उसका तदारक का सोचना है और तदारक की तरफ जाना है। अच्छा ख़ान साहब, ये बताइए कि इसका जो केमिकल कंट्रोल है उसमें छोटी सुंडी हो तो क्या उसका केमिकल कंट्रोल कब शुरू करना चाहिए? और छोटी सुंडी है, अर्ली स्टेज पे फसल है, 2 से 3 पत्ता या 4-5 पत्ता तक, तो कौन कौन से केमिकल्स जो हैं वो फार्मर के पास ऑप्शन है कि वो उनको कर सकता है? इसमें डॉक्टर साहब ये है कि हम जो है ना ऐसे जो है अन्नेवाह स्प्रे नहीं करना। इसीलिए कहा जाता है कि अब जो है फ़र्ज़ हो गया है कि हर हफ्ते अपने खेत में जाएं, 5, 4, 7 जगहों पे आप 20-20 पौधे जो है उनको सेलेक्ट करके उनका इंतखाब करके और उनका आप पेस्ट स्काउटिंग करें। अगर उनके ऊपर अटैक आपको नज़र आ रहा है तो हमारे मुल्क में इसका जो है ETL लेवल जस्ट अपीयरेंस ही है। अगर आपको नज़र आ गया अटैक तो फौरी आपने तदारक की तरफ जाना है। तो तदारक के लिए शुरू में तो आप स्प्रे ही कर सकते हैं। स्प्रे में काफ़ी है, स्टार्ट में आप एमामेक्टिन बेंजोएट कर सकते हैं स्प्रे। उसका ये है कि 1.9 EC वाला आपने लेना है और 200 ml फी एकड़ आपने स्प्रे करनी है पिछले टाइम। आप ये पॉइंट नोट करें कि आपने जितने भी स्प्रे करने हैं ये पिछले टाइम करने हैं,
दिन के पिछले टाइम, और जब बारिश को मौसम को देख के करने, अगर समझें कि बारिश का मौसम करीब है, बारिश होने वाली है चंद घंटों बाद, तो आप हरगज़ स्प्रे ना करें, मौसम देख के चलना आपने, वरना आप लोगों का नुकसान होगा। तो ये चीज़ें आपने प्रिकॉशनरी देखनी है। इसमें एमामेक्टिन बेंजोएट मैं बता चुका हूँ। बाइफेंथ्रीन है 56 EC वाली लेनी है, 10 EC वाली नहीं लेनी, वो नहीं चलेगी। 56 EC वाली लेनी है, वो आप 300 से 400 ml फी एकड़ आप कर सकते हैं शुरू में। और फिर आपने रेपिटेशन पे तब जाना है, एक स्प्रे कर लिया, आप हफ्तावार कंटिन्यू रखेंगे वो जो है ना पेस्ट स्काउटिंग। अगर फिर भी नया अटैक नज़र आया, पुराना तो वो ख़त्म नहीं होगा फौरी, आपको जो नए पत्ते निकल रहे हैं अगर उनके ऊपर अटैक दोबारा नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि आप ख़त्म नहीं हुआ या नया अटैक शुरू हो गया, तो फिर आपने बदल के स्प्रे करना है। जैसे मैंने बताया, पहला अगर आप एमामेक्टिन बेंजोएट का करते हैं, दूसरा बाइफेंथ्रीन का कर लें, तो इस तरह आपने चलना है। तो शुरू में आप ऐसे चलेंगे, लेकिन जब जूँ ही वर्ल बन जाता है, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वर्ल बनते ही आपने को दानेदार डाल लिए हैं। दानेदार काफ़ी हैं उसमें, मतलब क्लोरपेरिफास भी 10G के नाम से आ रहा है, वो भी इफ़ेक्टिव है इसके लिए। ये सबसे बेहतर जो रिज़ल्ट हमें मिला है वो एमामेक्टिन बेंजोएट प्लस फिप्रोनिल, इसका मिक्सचर ग्रैन्यूल्स का है। तो वो आप 0.35G इसकी फार्मूलेशन है। फार्मूलेशन के ऊपर गौर किया करें आप, बहुत सी चीज़ें मिलती जुलती हैं तो आप लोग मिसलीड हो जाते हैं। तो फार्मूलेशन इसकी है 0.35G। तो ये आपने करना है, इसको अप्लाई करना है वर्ल्स में 8 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से। तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका भी। दूसरे एक क्लोरिनट्रेनिलिप्रोल के और प्लस थायामेथाजोम का भी एक मिक्सचर आ रहा है ग्रैन्यूल्स में, 0.6 GR इसकी फार्मूलेशन है। वो 4 kg पर एकड़ के हिसाब से भी आप कर सकते हैं अगली एप्लीकेशन की अगर ज़रूरत है। लेकिन ये बात याद रखें कि आपने कंटिन्यूस लगातार पेस्ट स्काउटिंग वीकली करते रहना है। अगर नए पत्तों के ऊपर कोई अटैक नज़र आता है तो इसका मतलब ख़त्म नहीं हुआ अटैक, तो आपने अपने ये तदारक करते रहना है। और हत्तल वसा आपके लिए डेड लाइन है। डेड लाइन ये है कि जूँ ही वो मतलब फसल के टैसल निकलना शुरू हो जाते हैं, छल्ली निकलना शुरू हो जाती है, उससे पहले आप इसका कंट्रोल जो है वो आपने कंप्लीट करना है। अगर ये कंप्लीट उस वक्त से पहले नहीं होता तो फिर ये छल्ली के ऊपर चला जाएगा, जो कि हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा कंट्रोल करना। तो छल्ली के ऊपर अगर चला गया है तो फिर भी आपने वो जो है ना छल्ली की स्टेज पे जब 10% जो है उसकी सिल्क या बाल छलियों के निकल आते हैं खेतों में, तो आपने प्रायोरिटी पे एक ही केमिकल है जो ज़्यादा इफेक्टिव जो हमें नज़र आया, वो है स्पिंटोराम। स्पिंटोराम उसकी भी फार्मूलेशन सुन लें, 120 SC वाला आपने 100 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। 100 लीटर या 120 लीटर पानी में पिछले टाइम वो स्प्रे करना है, तो उससे कुछ ना कुछ आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। उसके बाद हमने देखा है कि हमने ड्रोन से भी स्प्रे किए हैं, उसका रिज़ल्ट भी देखा है। जिस तरह भी आप स्प्रे कर लें, बाद में जब छल्ली के अंदर सुंडी चली जाती है फिर नो कंट्रोल, फिर आप वक्त ज़ाया करते हैं, पैसे ज़ाया करते हैं, उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो लिहाजा ये चीज़ें प्रिकॉशनरी तौर पे आपने लेके चल ली हैं ताकि आपको हर स्टेज पे और हर लेवल पे अच्छा कंट्रोल मिल जाए। और इसमें मैं दोबारा कहूँगा कि याद रखना है कि इसको आपने मुकम्मल इंसदाद इसका वेजिटेटिव ग्रोथ यानी टैसल निकलने से पहले और छल्ली निकलने से पहले कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि आपने एमामेक्टिन बेंजोएट को बताया, उसके बाद आपने बाइफेंथ्रीन का बताया, कुछ कम्बिनेशन भी इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे एमामेक्टिन में जो है ल्यूफेनरॉन को मिला के, तो इसके बारे में बताएं। और इसके अलावा अगर कोई कम्बिनेशन है जो इफ़ेक्टिव है और उसके बारे में भी बताएं। इसमें डॉक्टर साहब ये है कि अगर फार्मर जो है सुस्ती का मुजाहरा कर रहा है और रेगुलर पेस्ट स्काउटिंग नहीं कर रहा तो उसकी वजह से सुंडियाँ बड़ी हो जाती हैं। सुंडियाँ उसके 6 मराहिल हैं। समझें कि अगर सुंडी जो है वो 1 इंच का चौथाई हिस्सा है या उससे कम है तो वो तो पहले वाले केमिकल जो है उनसे ही काम चल जाएगा। अगर ये आधी इंच से ऊपर चली गई है, इसका मतलब है सुंडी बड़ी हो गई है, तो वो केमिकल सिंपल नहीं चलेंगे, फिर मिक्सचर चलेगा उनका। तो बेस्ट मिक्सचर जो हमें जो रिज़ल्ट सामने आया है जिसका बेस्ट, वो है एमामेक्टिन बेंजोएट 1.9 EC प्लस वो जो है ल्यूफिनरान 50 EC वाला,
वो उनकी डोजेज़ है 200-200 ml, दोनों को मिला के आप स्प्रे करेंगे तो बड़ी सुंडी भी कवर हो जाएगी उससे। तो उसका कंट्रोल इस तरह से आप कर सकते हैं अगर आप बड़ी सुंडी को कंट्रोल करना चाहते हैं। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि कुछ फार्मर्स हजरात जो हैं वो एक अपनी सेल्फ फार्मूलेशन भी कर रहे हैं, जैसे ज़ीरो साइज़ की बजरी छोटे साइज़ की लेके उसके ऊपर कोटिंग करते हैं डिफरेंट केमिकल्स की। इस बारे में बताएं कि क्या ये इसका क्या रिज़ल्ट हो सकते हैं, क्या इफ़ेक्टिव है, या इस बारे में आपके या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं अगर ये मुनासिब नहीं है तो? डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें कुछ जो है ना मिस हैंडलिंग होने के चांसेस होते हैं। ऐसी रिकमेंडेशन हम फार्मर्स को नहीं दे सकते कि जिसमें मिस हैंडलिंग हो जाए फार्मर से और को किसी खुदा न खास्ता किसी जान का ख़तरा हो जाए। इंसानी जान बड़ी कीमती है, तो हम पर्सनली इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करते, डिस्करेज करते हैं कि आप, चूँकि ये जो है ना कंसंट्रेशन और फार्मूलेशन बनाना ये हाईली टेक्निकल काम है, तो इसमें अगर फार्मर लेवल पे इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं तो खुदा न खास्ता कोई, जो मैंने पहले कहा कि जान का ख़तरा हो सकता है। दूसरे ये है कि क्रॉप का ही भी नुकसान हो सकता है कि कंसंट्रेशन जो है उसका लेवल किसी वजह से गलती से हो गया डिफरेंट, तो उस वजह से मसाइल आ सकते हैं। दूसरे एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हो सकते हैं इससे, तो लिहाजा ये नहीं करना चाहिए, हाईली टेक्निकल लोगों का काम। इसमें कोई फाइटोटॉक्सिसिटी भी हो जाती है पौधों की, क्योंकि पिछले सीज़न में काफ़ी फार्मर्स की तरफ से हमें फीडबैक मिला जिसमें उन्होंने कुछ इस तरह की केमिकल सेल्फ फॉर्मुलेशन की, लेकिन उसमें जो है पत्ते उनके जो नया घेरे में से पत्ते निकल रहे थे वो नॉर्मल पत्ते नहीं थे। तो क्या ये उसी वजह से ऐसा होता है? हाँ, ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये आप नोट कर लें। होता यूँ है कि मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया कि आपने जो भी ग्रैन्यूल्स अप्लाई करने हैं या स्प्रे करनी है वो पिछले टाइम करनी है, चूँकि आगे फिर टाइम जो टेम्परेचर जाना है डाउन, ओवरनाइट टेम्परेचर डाउन ही रहना है, तो उससे जो है ना फ्यूम जो है ना पेस्टिसाइड के वो बड़े थोड़े थोड़े निकलते हैं, और जो टिश्यूज़ है ना वो वर्ल के, वो पत्ते निकलने वाले पत्ते के नीचे वाले टिश्यूज़ बहुत ही नरम होते हैं, और वो अगर फौरी निकले और हाई टेम्परेचर पे वो बर्निंग कर जाते हैं। बरने की वजह से वो जो पत्ता निकलेगा वो ज़ाया हो गया, तो इसका मतलब थोड़ा सा भी स्ट्रेस आ गया पौधे के ऊपर तो वो पौधे ने रिज़ल्ट नहीं देना जो एक हेल्दी पौधे ने देना है। क्योंकि ये एक मोनोटिलर क्रॉप है, जो भी है आपके लिए ये एक पौधा ही है, उसको आपने कोशिश करनी है अत्तल वसा कि कोई उसके ऊपर किसी किस्म का कीड़े का, बीमारी का या इनपुट्स का, पानी का या इसका कोई स्ट्रेस ना आए। अगर उसके ऊपर स्ट्रेस आ गया किसी किस्म का भी, तो उसने वो रिज़ल्ट नहीं देना जो नॉन स्ट्रेस वाला पौधा है, उसने बहुत अच्छा आगे निकल जाना है। तो लिहाजा आपने केयरफुली ये चीज़ें देखनी है कि कभी भी कोई स्प्रे या ग्रैन्यूल्स एप्लीकेशन जो है ना सुबह के टाइम यानी गर्मी में वाले टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के वक्त नहीं डालनी, पिछले टाइम ही करना ये सारा काम। अच्छा, ये अगर सुंडी बड़ी हो जाती है, जैसे वो आपने बताया कि 1/4 इंच, अगर आधे इंच या इंच तक सुंडी पहुंच जाती है, तो क्या वो केमिकल से कंट्रोल हो जाती है या उसका कैसे तदारुक किया जाएगा? यस, हो तो जाती है डॉक्टर साहब। जैसे मैंने पहले बताया उसमें दो केमिकल जो मैंने बताया, एक तो मिक्सचर है एमामेक्टिन बेंजोएट प्लस ल्यूफिनरान का, वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है। दूसरे स्पिंटोराम भी किसी हद तक चल जाता है, तो ये अकेले ही ये भी काम कर जाती है। लेकिन फिर ये है कि उसके लिए बहुत अच्छा स्प्रे चाहिए। और ऑलवेज़ मैं एक बात भूल गया हूँ कि स्प्रे जब करनी है आप लोगों ने किसी भी केमिकल की, तो वो जो किसी कतार को लेके आपने चलना है, ऐसे नोज़ल एक कतार को लेके चलना है। अगर आप ऐसे स्प्रे करते हैं तो इसका मतलब कुछ पौधे आप मिस कर रहे हैं ऐसे करने से, उससे कंप्लीट कंट्रोल नहीं आपको मिलेगा। आपने हमेशा एक कतार को लेके चलना है और कोशिश करनी है कि जो भी स्प्रे करें उसकी जो जहर है वो पौधों के जो वर्ल है उसके अंदर ज़रूर पड़े। अगर नहीं पड़ेगी तो फिर आपका कंट्रोल पार्शली मिलेगा, जुज़वी मिलेगा, मुकम्मल कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो ये इसके हवाले से ये एहतियात है कि ये जो दो केमिकल है, एक मिक्सचर है और एक स्पिंटोराम, ये आप बड़े लेवल पे बड़ी सुंडी हो जाती है तो ये करते हैं, तो इसी तरह करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा कंट्रोल मिल जाएगा। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि अगर फसल जो है हमारी सिल्किंग पे चली गई है, सिल्क आगे उस वक्त अटैक है, अंदर स्प्रे करना, जैसे आपने पहले कहा कि अगर अंदर चले जाए तो फिर वो उसका कंट्रोल मुश्किल होता है, तो इस हवाले से कोई ऐसा टिप कि क्या हम उसके जो उसका हमला है उसकी शिद्दत को कम कर सकें, क्योंकि साइडों पे स्प्रे किया जा सके, इस हवाले से कोई तजावीज़ दे कि अगर उस स्टेज पे हमला शदीद हो रहा है
तो या दूसरे खेत से जो परवाने आके इधर एग लेंगे, अंडे दे रहे हैं, तो उस हवाले से हमें हिफाजती तौर पे क्या किया जा सकता है? इसमें ये है कि डॉक्टर साहब देखें, अगर उसका लाइफ साइकिल देखें ना, ये फाल लश्करी सुंडी का, तो इसका कोई तकरीबन डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर 1 माह से 1 माह 15 दिन तक भी चला जाता है ये इसका लाइफ साइकिल। तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जो सुंडियाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर, जो नहीं ना मरती हैं हमारे से मतलब वेजिटेटिव स्टेज से पहले, ज़्यादातर वो ही वेजिटेटिव उसमें चली जाती हैं और वो बड़ी होती है, वो जाके बड़ी हो जाती हैं। बहुत कम है जो बाद में जो एग लेइंग होती है तो उसमें बड़े लेवल पे उस वक्त छली भी मैच्योर हो रही होती है, तो उनके मैंडिपल वेल डेवलप नहीं होते कि वो छोटी सुंडियाँ जाके उसको उस लेवल पे कर सकें। वो जनरेशन ही ज़्यादातर जाती है जो पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है। उसी को हमने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि इसका मुकम्मल तदारक करें, इससे पहले वेजिटेटिव ग्रोथ यानी छलियाँ निकलने से पहले करें, ताकि वो बाद में मसाइल फिर बढ़ जाएंगे। यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि अगर हम प्रॉपर पेस्ट स्काउटिंग करके बर वक्त अगर केमिकल और सही तरीके से उसका स्प्रे करें, या बर वक्त दानेदार जैसे घेरा बने दानेदार डाल दें, तो उसका अगर उस क्या कहते हैं नबाताती बढ़ोतरी में ही उसका तदारक हो जाए, तो फिर आगे जो आती है सिल्किंग के मरले पे हमला उसका बहुत कम होता है। जी, इसमें मैं फिर कहूँगा कि जब 10% सिल्किंग हो जाती है ना, उस वक्त तक आप स्प्रे कर सकते हैं, चूँकि सुंडी बाहर ही होती है। उस वक्त आपको कंट्रोल, बड़ी सुंडी भी हो तो मिल जाएगा। स्पिंटोराम और ये जो मिक्सचर है ये बेस्ट है, और उस वक्त ये करें और आपको कुछ ना कुछ उस वक्त तो मिल जाएगा। लेकिन जब छल्ली के अंदर चली जानी है ना, फिर कोई केमिकल भी करेंगे। हमने ग्रैन्यूल्स अप्लाई करके देखे हैं इरिगेशन के साथ, हर तरह के ग्रैन्यूल्स, नो रिज़ल्ट। चूँकि पौधे की फिजियोलॉजी इस तरह की है कि शुगर केन में और इसमें फ़र्क है। इसमें ट्रांसलोकेशन जो आप केमिकल्स या चीज़ों की है वो इतना फास्ट नहीं है कि पूरी बॉडी में वो फौरी फैल जाए और मर जाए। तो वैसे भी ये बड़ा ही रेजिस्टेंट कीड़ा है, वो इतनी जल्दी से मरता नहीं है। अच्छा खान साहब, ये तो लेकिन क्या ये कंट्रोलेबल है? जैसे आपने तरीके बताए ये सारे, तो फार्मर को सारी बात है, हर चीज़ जो होती है उसका तदारुक भी होता है। क्या इसमें कितनी परेशानी का अगर हमला होता है तो उसमें कितनी परेशानी की बात है? फार्मर कितना जो है विजिलेंट रहे तो इसका बर वक्त कंट्रोल कर सकता है? डॉक्टर साहब, इसमें सबसे अहम बात यही है कि आपने हफ्तावार पेस्ट स्काउटिंग को कंटिन्यू रखना है, इसमें मिसिंग नहीं आनी चाहिए। अगर मिस आप करते हैं तो इसका मतलब आप उसको बढ़ा रहे हैं सुंडी के लेवल को। सुंडी लाजमी होगी, थोड़ी होगी या बड़ी होगी, लेकिन अगर आप मिस करते हैं तो सुंडी का लेवल बढ़ जाएगा, आपके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। लिहाजा आप वीकली जो भी नए पत्ते देखने हैं, प्रायोरिटी पे हर स्टेज पे नए पत्ते देखने हैं। अगर नए पत्तों पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसका मतलब तदारक नहीं हुआ मुकम्मल, तो आपने कंटिन्यू रखना है ये चीज़ों को। खान साहब, आज की तमाम गुफ्तगू को अगर आप समराइज़ करें तो आखिर में कोई पैगाम फार्मर को जिससे वो बेहतर से बेहतर जो है उसका जो है मैनेजमेंट कर सकें, वो 2-4 लाइनों में हमारे किसानों तक पहुंचाएं। इसमें मैं कुछ चीज़ें, सारी केमिकल के ऊपर ही हम लोग स्ट्रेस करते हैं, लेकिन सारे केमिकल, जिसकी ज़मीन थोड़ी है ना, अगर वो इनिशियल स्टेज पे जब वो पेस्ट स्काउटिंग कर रहा है, साथ एक लाइन पे चल रहा है, थोड़ा सा पौधों को देख लेना, तो निचले पत्तों पे सम टाइम ऊपर वाले पत्तों पे भी एग लेइंग वो कर देती है ये सुंडी, और दूसरी सुंडियाँ भी करती हैं इस तरह। और किसी किस्म के भी को अंडे नज़र आते हैं ना, तो अंडों समेत ही पत्ता वो काट के ना शापर में डालते जाएँ, साथ साथ कलेक्शन करते जाएँ। ये कल्चरल कंट्रोल है। अगर सुंडियाँ निकल भी आई हैं उनसे, तो वो शुरू में एक ही पत्ते के ऊपर होती हैं, वो गुच्छा ही होता है उनका, वो एक दूसरे को, जो पहले सुंडियाँ निकलती है इसमें कैनोबलिज्म भी है कि वो बड़ी जो है सुंडियाँ वो छोटी को खाती हैं, और बाज़ फिर आगे फैल जाती हैं, पत्तों को खाना शुरू कर देती हैं। मकसद कहने का ये है कि शुरू में वो बंच होता है सुंडियों का, वो भी आप पत्ता काट लें, शापर में डालते जाए, यानी कलेक्शन करते जाएँ, ठीक है ना। उससे आपको बड़ा बेहतरीन कंट्रोल और लायबल कंट्रोल मिलेगा। उसका नेमल बदल कोई नहीं है। जिसकी थोड़ी ज़मीन है, मैं कहता हूँ कि वो इसकी तरफ ना जाए, थोड़ी सी मेहनत कर ले अर्ली स्टेज में। हाँ जी, उसका पैसे बच जाएंगे, एनवायरनमेंट बच जाएगा, उसकी सेहत बेहतर होगी, ठीक है, फसल भी बच जाएगी श्योरली, बट श्योरिटी के साथ बचेगी। और एक और चीज़ मैं कल्चरल के हवाले से ये है कि ये जो हमारे चूल्हों की राख है ना, गोबर की, वो और साथ ये जो कट्टा जिसको हम कहते हैं मिट्टी कट्टा, वो मिक्स करके एक रेशो से, तो शुरू में अगर आप पौधे निकलते ही उसके ऊपर डाल देते हैं ना, उसकी कॉम्पल में डाल दें, पौधों के ऊपर डालते जाएं,
उससे ये होता है कि वो निकलती सुंडी के मैंडिबल जो है ना बहुत नरमो नाजुक होते हैं, तो उसको वो च्यूइंग में मसला करते हैं, वो जो है ना डस्ट उसको च्यूइंग में चबाने में मसला करती है पत्तों को, उससे वो फिर सही तरह खा नहीं पाता, उसकी वो ग्रोथ रुक जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, डेथ भी हो जाती है उसकी। और एक और इसका वीक पॉइंट है कि जब वो वर्ल में पड़ा हो ना कोई डस्ट या कोई इस तरह ग्रैन्यूल्स, तो इसकी स्किन जो है बड़ी नरमो नाजुक है, उसको इरिटेशन और अब्रेशन एक्शन जो है ना उसका, यानी हरकत करने में मुश्किल आती है। हाँ जी, उसको रगड़ से भी उसकी जो स्किन है ना वो रप्चर कर जाती है, फट जाती है, और फटने से उसकी डिहाइड्रेशन से भी वो डेथ हो जाती है। तो ये एक डिफरेंट चीज़ें हैं। यानी कि इसमें हम अगर रेत अगर ऐड करना चाहें वो हो सकती है, या ये जो बरादा होता है लकड़ी का, इस तरह की चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है इसकी? रेत जो है ना बारीक रेत कुछ काम करेगी, लेकिन वो जो है ना बरादा उसको किसी हद तक प्रोटेक्शन देगा, वो नहीं ठीक। हाँ, रेत करेगी काम, बारीक रेत। बहुत शुक्रिया खान साहब। तो